नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 17 जुलाई साल 2025 और यमन से एक ऐसी अपडेट निकल के सामने आ रही है जिसके बाद इजराइल का एक पोर्ट बुरी तरीके से बंद कर दिया गया। वहीं आज हमास ने आईईडी ब्लास्ट करके आईडीएफ को एक बड़ा नुकसान पहुंचा। इसके बारे में आपको अभी डिटेल बताऊंगा और साथ ही नेतन्याहू की जो सरकार है बस एक शख्स के कंधे पे टिकी हुई है। अगर उस शख्स ने कहा कि सरकार गिर जाएगी तो फौरन 2-4 घंटे में ही सरकार को गिरना पड़ेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। खबरें बहुत ज्यादा आज की अहम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। खैर, पहली खबर की तरफ अपना रुख करते हैं और सबसे पहली खबर जो निकल के सामने आ रही है कि यमन की तरफ से आज फिर बड़ा मिसाइल हमला देखने को मिला रेड सी के अंदर। रेड सी की ऐसे हालत है कि यमन ने कहा है कि जब तक गाजा के साथ, जब तक फिलिस्तीन के साथ इजराइल सीज फायर नहीं करता तब तक हमारे हमले यूं ही चलते रहेंगे। यमन की इस धमकी को इजराइल सीरियसली नहीं लेता। उसके बाद गाजा में जो कुछ कर रहा है वो आपको पता ही है। इसी के जस्ट बाद आज यमन ने बड़ा मिसाइल अटैक किया। इस हमले में अभी तक आईडीएफ का जो दावा है कि भाई हमने इंटरसेप्ट कर दिया, लेकिन कहीं कहीं से उड़ती फिरती ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है कि यमन के इस हमले में जो एलेट पोर्ट है उस पोर्ट के पास मैसिव एक्सप्लोजन देखने को मिला। और इसी के बाद अब नेतन्याहू की सरकार और इजराइल गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि जो एलेट पोर्ट है इस पोर्ट को संडे के बाद बंद कर दिया जाएगा परमानेंटली, चूंकि जो यमन है, जो उसके हूतीज ग्रुप है, उनका हमला बड़ा तेज है। दरअसल 2-3 दिनों के लिए वहां पे अभी काम है। जो जहाज वहां पे आ गए हैं, जो जहाज लोड हो रहे हैं, जिन जहाजों को 1-2 दिन में आने का मौका है, इजराइल की सरकार ने फैसला किया है कि भाई जल्दी जल्दी जिसको आना है आ जाए, जल्दी जल्दी जिसको जाना है वो चला जाए। इसके बाद हम यमन के हूती से आप लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। और इसी के जस्ट बाद ये ऐलान किया कि संडे के बाद जो एलेट पोर्ट है यमन के हमलों की वजह से बंद करना पड़ेगा ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। टाइम्स ऑफ इजराइल में जो रिपोर्ट छपी है उसकी हकीकत को अगर हम पढ़ें तो उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि पिछले 1 महीने के अंदर 61 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल, 15 के करीब ड्रोन हमले हूतीज ग्रुप ने इजराइल के ऊपर किए हैं। इससे पहले जहाजों का क्या हाल किया था हूतीज ग्रुप ने, ये आपको बखूबी पता है। जहाजों को कैसे डुबोया था, कैसे बर्बाद किया था, ये तमाम चीजें हमने बखूबी देखी हैं। और अब फिर ये इजराइल के ऊपर यमन के हूतीज ग्रुप ने मिसाइलें छोड़ी। उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का दावा आईडीएफ कर रहा, लेकिन सफलतापूर्वक नहीं कर पाया है, ये हम सभी जानते हैं। और इसी का खामियाजा है आज इजराइल को कि जो एलेट पोर्ट है उसको बंद करना पड़ रहा है। खैर, आज ऐसा नहीं कि केवल एक ही जगह इनको नुकसान हुआ। आज नॉर्दर्न गाजा के अंदर आईडीएफ ने खुद अपने ऑफिशियली टेलीग्राम अकाउंट से ये बात एक्सेप्ट की कि इनके 3 सैनिकों की मौत हुई है। दरअसल इनके 3 सैनिक वहां पे गए थे रेड करने, क्योंकि इस टाइम इनका एकमात्र प्लान है कि हम गाजा के अंदर जाएंगे और जाने के बाद जितना हो सकता है उतने जमीन के हिस्सों को खाली करवाएंगे सैनिकों के दम पे। जो लोग पानी पीने आएंगे उनको गोली मारेंगे, जो लोग खाना खाने आएंगे उनको गोली मारेंगे, जो लोग अपने घरों से बाहर निकल के टहल रहे हैं उनको गोली मारेंगे, जो घरों में भी है उनको भी जाके गोली मारेंगे। एम बड़ा सिंपल है कि भाई गाजा की जमीन को कब्जा करना है तो वहां के लोगों को पीछे धकेलना पड़ेगा। इसी उद्देश्य के साथ आज इनके सैनिकों का एक बटालियन वहां पे गया था। इसी दौरान एक सैनिक का पांव एक ईडी पे पड़ता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जैसे ही पांव उठाता है अचानक से ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट होने के बाद इनके सैनिकों के चीथड़े उड़ जाते हैं। रिपोर्ट जो आईडीएफ के हवाले से आई है कि इनके 3 सैनिक मरे हैं, लेकिन जो वहां के रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उन्होंने दावा किया है कि 3 नहीं, कम से कम मरने वाले सैनिकों की तादाद 30 के आसपास है। क्योंकि रेजिस्टेंस फोर्सेस को पता था कि यहाँ पे ये लोग आएंगे, आने के बाद यहाँ पे ये लोग घरों में जाएंगे और उसी फिक्स पॉइंट पे हमास ने, रेजिस्टेंस फोर्सेस ने अपना ईडी लगाया था, लैंड माइन बिछाया था। और जैसे ही इन लोगों का पैर पड़ता है अचानक से ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद इनके चीथड़े उड़ते हैं। बाकायदा हेलीकॉप्टर से इनको ले जाया गया, लेकिन उस हेलीकॉप्टर का भी कोई मतलब नहीं बना। 3 सैनिक वहां पे मारे गए, बाकी लोग सीरियसली घायल हैं। ये बात आईडीएफ खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर जो निकल के सामने आ रही है ये खबर और चौंकाने वाली। मैंने कल ही आपको बताया था कि जब ये मेजोरिटी में थे, यानी इनकी जो सरकार है नेतन्याहू की,
वो मेजोरिटी में थे, चूंकि सास पार्टी ने इनको सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था। अभी कल अचानक से सास पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, यानी अब नेतन्याहू की जो सरकार है वो मेजोरिटी में नहीं है, माइनॉरिटी में है। हालांकि जो सास पार्टी के चीफ है उन्होंने अभी तक सरकार गिराने का ऐलान नहीं किया। अगर वो बंदा एक बार बोल दे कि हमने समर्थन वापस ले लिया और हम सरकार गिराना चाहते हैं, तो पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नेतन्याहू की सरकार फौरन गिर जाएगी। यानी अब नेतन्याहू की जो सरकार है पूरी तरह माइनॉरिटी में है। अगर सास पार्टी किसी अपोजिशन को सपोर्ट करती है तो ऐसे हाल में उसका प्रधानमंत्री बनेगा। अगर ये कहती है कि हमें सरकार गिराना है तो फिर नेतन्याहू की सरकार गई और चुनाव हो जाएगा। और अगर कुछ नहीं कहती तब तक के लिए नेतन्याहू प्रधानमंत्री बने रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकार गिराना ही नहीं था तो भाई सास पार्टी अलग क्यों हुई? सरकार गिराना ही है तभी सास पार्टी अलग है, नहीं तो अलग क्यों होती? अब देखना ये होगा कि नेतन्याहू मानवनौवल करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, क्या कुछ करते हैं, पांव पकड़ते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, बस सरकार बचानी नेतन्याहू को। खैर, अगली खबर निकल के सामने आई है चीन से। दरअसल चीन के अंदर इस समय जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची हैं वो मौजूद हैं, साथ ही चीन के जो फॉरेन मिनिस्टर वो मौजूद हैं। दोनों बैठ के बातचीत कर रहे हैं। बातचीत का मुद्दा तेहरान की सिक्योरिटी है। बातचीत का मुद्दा इस समय सबसे बड़ा यही है कि कैसे भी करके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पे काम किया जाए। चाइना ने भी साफ ऐलान किया है कि हम आपके न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में पूरी तरीके से आपके साथ खड़े हैं, आपके पूरे मदद और साजो सामान के साथ आपके खड़े हैं, और जहां भी जरूरत होगी आप हमें फोन कीजिएगा, आप हमें मैसेज कीजिएगा। चाइना की जो सरकार है वो आपके साथ खड़ी रहेगी। खैर, एक और रिपोर्ट फिलिस्तीन के अंदर से निकल के सामने आई है और इस रिपोर्ट को आपके सामने जरूर रखूंगा। दरअसल फिलिस्तीन के अंदर आज फिलिस्तीन की जो मिनिस्ट्री है, खासकर हेल्थ मिनिस्ट्री, उसने एक रिपोर्ट साझा की, एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट में इजराइल के द्वारा किए गए हमलों में मारे गए लोगों की संख्या है और कुछ नहीं। इस रिपोर्ट में उन लोगों की तादाद, उनका नाम, उनकी डिटेलिंग है जो लोग फिलिस्तीन में मारे गए हैं, शहीद हुए इजराइल के हमले में। और ये जो पूरी लिस्ट निकाली गई, सबसे ताज्जुब की बात आप सोचिए, जो पूरी लिस्ट है उसमें 2086 पेज है। यानी अगर एक बंडल देखा जाए तो इतनी मोटी एक पोथी, इतनी मोटी एक फाइल बनी है जिसमें बस यही लिखा है कि फिलिस्तीन में कितने लोग इजराइल के हमलों में मारे गए। 2086 पेज। और ऑफिशियल डाटा जिनका नाम, एज, किसके घर के हैं, एड्रेस क्या है, जितने लोगों का मालूम है उतने लोगों की अगर तादाद बताऊं तो 58,380 लोग ऐसे हैं जो लोग मारे गए। बाकी जो लावारिश हैं, जो सीरियसली खत्म हो गए, जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं चला कि ये कौन थे, जिनके चीथड़े उड़ गए, जो मलबों में दबे, उनकी बात आप हटा दीजिए। वो कौन है, कहां से आए, कहां गए, ये किसी को नहीं पता। जिनका नाम मालूम है, किसके घर के, जिनके वालिद वालिदैन का नाम मालूम है, जिनका शायद फोन नंबर मालूम है, उनकी लिस्ट 58,380 है। इतने लोग मारे गए हैं। बाकी जो लावारिस थे, जिनकी बॉडी मलबे में दब गई, जिनकी बॉडी पता ही नहीं चली, जिनको फौरन दफना दिया गया, उनकी तादाद आप हटा दीजिए। 2086 पेजेस की ये पूरी लिस्ट है। सोचिए, 2086 पेजेस की पूरी लिस्ट है, कागजों की एक मोटी फाइल बनी, इतने लोग मारे गए। इस पे क्या कहा जाए। खैर, आज सीरिया के प्राइम मिनिस्टर ने अपने पब्लिक को संबोधित किया, बताया कि इजराइल के हमले क्यों जरूरी थे, इजराइल ने हमको क्यों मारा। साथ ही ड्रूज कम्युनिटी को भी बताया कि भाई आप लोग परेशान मत होइए। इस समय जो मिलिट्री है, इस समय जो आर्मी है ईरान की, उसने तंज कसा है कि भाई अल-जुलानी ने तो कहा था कि सीरिया पे कोई भी मुसीबत आएगी एसटीएस सबसे पहले खड़ा होगा। कहाँ खड़ा? और सही बात है, आज सीरिया के प्राइम मिनिस्टर, सीरिया के प्रेसिडेंट अल-जुलानी बातचीत करने गए, लेकिन जब बातचीत करने गए मीडिया के सामने, एक बार भी इजराइल के हमले का जिक्र नहीं, एक बार भी पलटवार की कोई बात नहीं, एक बार भी ये नहीं कहा गया कि हम कुछ बड़ा एक्शन लेंगे। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, तो आज की बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।